नमस्कार, स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि हमारे इस ग्रुप डिस्कशन में जो है होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज़ है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? यह दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? यह दक्षिण कोरिया के हो जाएंगे। और बताइए दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सियोल। इसकी मुद्रा हो जाएगी वॉन। कौन हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी वॉन। और बताइएगा अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने अपने प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई थी। किस प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई है? यह शेख हसीना को सुनाई है। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निर्मित होने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान BNP पार्टी से जो है बहुमत हासिल करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निर्मित होने वाले हैं। बताइएगा, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? यह गुआम में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? गुआम में आयोजित हुआ है। और बताइए मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है वो किन देशों के मध्य होता है? यह क्वाड देशों के मध्य होता है। किन देशों के मध्य होता है? क्वाड देशों के मध्य होता है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA हो जाएंगे। क्वाड देशों में कौन कौन से देश? 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA हो जाएंगे। ये 4 देश हो जाते हैं क्वाड देशों में, और जो मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। और मालाबार युद्धाभ्यास 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? यह गुआम में आयोजित हुआ था। बताइएगा, हाल ही में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल बने। राहुल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राहुल जो है 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। और 90वें कौन थे? इलम पर्थी हो जाएंगे। 90वें भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? इलम पर्थी हो जाएंगे। और 89 में कौन थे? रोहित कृष्णन हो जाएंगे। और ये तीनों व्यक्ति 89, 90, 91 के जो ग्रैंड मास्टर है तीनों व्यक्ति जो हो जाएंगे तमिलनाडु राज्य से हो जाएंगे। किस राज्य से हो जाएंगे? तमिलनाडु राज्य से हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में COP30 कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह बेलम ब्राजील में हो जाएगा। हाल ही में COP30 कहाँ प्रारंभ हुआ था? बेलम ब्राजील। और COP31 कहाँ आयोजित होगा? यह तुर्की में आयोजित होगा। COP31 कहाँ आयोजित होगा? यह तुर्की में आयोजित होगा COP31। बताइएगा, हाल ही में भारत के डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? या केन्या के द्वारा समझौता किया गया है। हाल ही में भारत के डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है? या केन्या के द्वारा किया गया। और बताइएगा, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई थी संगठन की? यह 2002 में हुई थी। अफ्रीकी यूनियन AU की स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। कब हुई थी? AU, अफ्रीकन यूनियन। बताइएगा, यूरोपीय यूनियन अलग है, यूरोपीय अलग हो गया, अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट अलग है। बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा शहर हो गया है? यह लखनऊ हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। और बताएगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियोन्स, फ्रांस हो जाएगा। लियोनस, पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। लियोनस, पेरिस, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? हाल ही में 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई को किया गया। और 8वें वेतन पर नियम नीति बनाने वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम राज्य 8वें वेतन पे समिति बनाने वाला राज्य हो जाएगा। बताइएगा, PM सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? PM सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना किस जगह पर होगी? यह कानपुर में होगी। कहाँ होगी? कानपुर में होगी। बताए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? कानपुर को ही कहा गया। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? अहमदाबाद को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा, पूर्व का वेनिस किसे कहा गया? कोच्चि को कहा गया। पूर्व का वेनिस किसे कहा गया? कोच्चि को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य देश कौन सा देश बना है?
या तुवालू हो जाएगा। हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बन गया है? तुवालू हो जाएगा। और बताइएगा IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। बताइएगा हाल ही में 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? मारियाना कोरोना मचाडो को चुना गया था। किसको चुना गया था? मारियाना कोरोना मचाडो, जो वेनेजुएला की थी। और इन्होंने अपना शांति पुरस्कार किससे साझा किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत और यूके के विजन 2035 के तहत कहां ऑफशोर विंड विकसित किया जाएगा? या गुजरात एवं तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। भारत और यूके के विजन 2035 के तहत कहां ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे? या गुजरात एवं तमिलनाडु में विकसित किए जाएंगे। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? यह लास जको क्रेसजनो हर कोई हो जाएंगी। हाल ही में वर्ष 2025 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? लास जलो क्रेसजनो हरकानोई को चुना गया। और यह कहाँ की हो जाएंगी? हंगरी के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? हंगरी के हो जाएंगे, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। बताइएगा हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? या सिंगापुर के द्वारा कर दिया? और सिंगापुर लॉरेंस वॉग अभी वर्तमान में सिंगापुर के क्या है? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। लॉरेंस वॉग जो है वह वर्तमान में सिंगापुर के क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? ये अपना बिहार किया है। हाल ही में फरवरी 2026 के कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? ये अपना बिहार के द्वारा किया गया। बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश जो है वह शीर्ष पे है? या सिंगापुर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे हो जाएगा? या सिंगापुर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नामकरण जो है वह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? या श्रीलंका के द्वारा प्रस्तावित किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? या श्रीलंका के द्वारा किया गया है। बताइएगा मैत्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। मैत्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। बताइए सफेद हाथियों का देश किसको कहा गया है? थाईलैंड आ गया। सफेद हाथियों का देश किसको कहा गया? थाईलैंड को कहा गया है। और थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सोनू सूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सोनू सूद हो गए। और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? सारा तेंदुलकर हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? सारा तेंदुलकर हो जाएंगी। बताइएगा टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन कहां प्रारंभ होगी? यह बेनागल कर्नाटक में हो जाएगी। बेनागल कर्नाटक में हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में भारत के ने फाइनल में किसे हराकर 9वीं बार एशिया क्रिकेट कप का फाइनल जीता है? या पाकिस्तान को पराजित करके जीता था? हाल ही में भारत ने फाइनल में किसको हराकर 9वीं बार एशिया कप, क्रिकेट का जो एशिया कप था वो उसका खिताब जीता है? या पाकिस्तान को हराकर जीता था? बताइएगा अर्थशॉट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? या मुंबई करेगा। अर्थशॉट प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? या मुंबई के द्वारा होस्ट किया जाएगा। बताइएगा हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? या मिथुन मन्हास का किया गया। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया है? मिथुन मन्हास का किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? या मोहनलाल को चुना गया। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया? मोहनलाल को चुना गया। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 10 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपए स्वर्ण कमल और चादर दी जाती है। 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि, स्वर्ण ध्यानचंद पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? रवि के मिश्रा हो जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? रवि के मिश्रा हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत AI इनेबल्ड ऑटो SAR सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई है? या गैलेक्स आई के द्वारा की गई है। हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत AI इनेबल्ड ऑप्टो SAR सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई है? गैलेक्स AI के द्वारा की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में सुशीला कार्की जो है वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? या नेपाल की हो जाएंगी। हाल ही में सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? या नेपाल में। और अभी वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है?
रामचंद्र पैडोल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र पैडोल हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किन्हें मिला है? या डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किन्हें मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। बताइएगा हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किन व्यक्ति को किया गया, निर्वाचित किया गया? सीपी राधाकृष्णन को किया गया। और इनसे पूर्व कौन थे उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, जो स्वास्थ्य कारणों से है ना इस्तीफा दे दिए थे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर स्वयं ही इस्तीफा दे दिए थे। बताइएगा हाल ही में यूएस ओपन 2025 का खिताब जो है, एकल खिताब किसने जीता है? या कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है 2025 का यूएस ओपन का खिताब। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था ये 2026 का, जो जनवरी में आयोजित होता है, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जो है, इसके पुरुष वर्ग में इसके विजेता कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज, जो नोवाक जोकोविच को पराजित किए थे। और बताइएगा महिला वर्ग में कौन 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रही थी? एनालेना रायबकेना हो जाएंगी, जो कजाकिस्तान की हो जाएंगी। एनालेना रायबकेना, जो कजाकिस्तान की हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? या दुबई में किया है। हाल ही में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? यह दुबई में आयोजित किया है। बताइएगा हाल ही में अनुतीन चारनाविकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के पद के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह थाईलैंड की हो जाएंगे। हाल ही में अनुतीन चारनाविकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? या थाईलैंड की हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन सा हो जाएगा? एजुकेट गर्ल हो जाएगा। हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन कौन हो जाएगा? एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा। और बताइएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा गया। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। बताइए फीडे विश्व कप 2025 की किसकी मेजबानी में हुआ है? या भारत की मेजबानी में हुआ है, जो गोवा में आयोजित हुआ था। फीडे विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में हुआ था? यह गोवा भारत की मेजबानी में हुआ था। बताइएगा हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया है? यह 20 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया है? 20 फरवरी को मनाया गया। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी 2025 किस टीम के द्वारा जीती गई है? नॉर्थ ईस्ट एफसी के द्वारा जीती गई है। हाल ही में 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी 2025 किस टीम के द्वारा जीती गई है? नॉर्थ ईस्ट एफसी के द्वारा जीती गई। और बताइए डुरंड कप जो है वह किस खेल प्रतिस्पर्धा का ट्रॉफी हो जाएगा? या फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और बताएगा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? या क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। बताएगा विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का जो क्रिकेट से संबंधित है, विजेता टीम कौन सी टीम थे? विदर्भ हो जाएगी। कौन सी टीम हो जाएगी? विदर्भ हो जाएगी। हाँ तो अभी हाल फिलहाल का हो जाएगा। 25-26 सेशन चलता है ना, 25-26 चलता। हाँ बताइएगा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? या पटना को दिया है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? या पटना को शीर्ष स्थान दिया। बताइएगा पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? या गंगा नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। पटना किस नदी के किनारे हो जाएगा? गंगा नदी के किनारे। और बताइए हाजीपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा? या गंडक नदी के किनारे हो जाएगा। हाजीपुर किस नदी के किनारे हो जाएगा? गंडक नदी के किनारे हो जाएगा। बताइएगा 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? 2025 में जो हुआ था 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन, या तियानजिन चीन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तियानजिन चीन हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? यह शशि थरूर हो जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ द श्री नारायण गुरु किताब किसकी किताब हो जाएगी? शशि थरूर की हो जाएगी।
बताइएगा हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? या मैग्नेसन कार्लसन के द्वारा जीता गया। और मैग्नेसन कार्लसन को सबसे कम उम्र में हराने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? डी गुकेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डी गुकेश। और कौन हो जाएंगे? डी गुकेश हो जाएंगे। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो हो जाएंगे, जो मैग्नेसन, वो अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय मूल के अमेरिकी हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहां लॉन्च किया है? या लद्दाख में लॉन्च किया है। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन को कहां लॉन्च किया है? या लद्दाख में लॉन्च किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? यह 12th फेल के द्वारा जीता गया है। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? यह 12th फेल के द्वारा जीता गया। तो साथियों, आज के होमवर्क सीरीज में जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन जो महेश बनवाल द्वारा रचित है उसके माध्यम से केमिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पीतल जो है वह किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? तांबा, Cu प्लस Zn यानी तांबा और जिंक का सम्मिश्रण हो जाएगा पीतल। बताइएगा टांका किस किस का सम्मिश्रण है? सीसा और टीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सीसा और टीन का सम्मिश्रण टांका हो जाएगा। बताइए बेल मेटल किस किस का सम्मिश्रण है? यह तांबा टीन का हो जाएगा। बेल मेटल किसका सम्मिश्रण है? तांबा और टीन का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइए डच मेटल किस किस का सम्मिश्रण है? तांबा और जस्ता का हो जाएगा। डच मेटल किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? तांबा और जस्ता का हो जाएगा। बताइएगा ड्यूराल्यूमिन जो होता है, जो वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, यह किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? किन किन धातुओं का? यह अल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर का हो जाएगा। ड्यूराल्यूमिन किस किस का हो जाएगा? अल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व मिश्रित होते हैं? तांबा, जस्ता और निकल हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व मिश्रित होते हैं? तांबा, जस्ता और निकल हो जाएगा। बताइएगा टंगस्टन स्टील में कौन कौन से धातु मिलाई जाती है? या टंगस्टन, आयरन और कार्बन मिलाया जाता है। टंगस्टन स्टील में क्या मिलाया जाता है? टंगस्टन, आयरन और कार्बन मिलाया जाता है। बताइएगा नाइक्रोम जो है वो किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? नाइक्रोम, क्रोमियम और निकेल का सम्मिश्रण हो जाएगा नाइक्रोम। और नाइक्रोम का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा एंटीमनी का उपयोग करके किसका निर्माण किया जाता है? अग्निरोधक का निर्माण किया जाता है। एंटीमनी का उपयोग करके किसका निर्माण किया जाता है? अग्निरोधक का निर्माण किया जाता है। बताइएगा स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 0.1 से लेके 2% तक होती है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से लेके 2% तक स्टील में कार्बन की मात्रा होती है। बताए भूपर्पटी के कुल भाग में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 0.001% हो जाएगी। भूपर्पटी के कुल भाग में बोरोन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? 0.001% हो जाएगी। और बताए भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? अल्युमिनियम हो जाएगी। धातु कौन हो जाएगी? अल्युमिनियम। वैसे तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइएगा तांबा और टीन के सम्मिश्रण से कौन सी धातु निर्मित होती है? कांस्य हो जाएगा। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु निर्मित होती है? कांस्य निर्मित होती है। बताइएगा स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। बताइएगा पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन हो जाएगी। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन हो जाएगा। बताइएगा किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम के नाम से जाना जाता है? मेथेन को फायर डैम के नाम से जाना जाता है। बताइएगा फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? यह बोरोन हो जाएगी। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? बोरोन हो जाएगी। और बताइएगा हीरा जो है वह विद्युत का सुचालक है या कुचालक हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। और हीरा उष्मा का सुचालक है या सुचालक हो जाएगा? हीरा उष्मा का सुचालक हो जाएगा एवं विद्युत का कुचालक हो जाएगा। जबकि कांच जो हो जाएगा विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वह समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है?
यह जाइलम के कारण होता है। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम। और पादपों में खनिज एवं लवण का संवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। पादपों में खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। बताइएगा जड़ कितने प्रकार की होती है? जड़ 3 प्रकार की होती है। जड़ 3 प्रकार की होती है। मूसलाजड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़ हो जाएगा। मूसलाजड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बताइएगा एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाता है? पर्याप्त प्रकाश के। पर्याप्त प्रकाश के अभाव में क्या हो जाएगा? एक बीज क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? या लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक किस में होती है? लाल प्रकाश में होती है। और बताइएगा जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। और पादपों के द्वारा मिट्टी से जो है ना नाइट्रोजन के स्वरूप में नाइट्रेट को ही ग्रहण किया जाता है। किसको ग्रहण किया जाता है? नाइट्रेट को ही ग्रहण किया जाता है पादपों के माध्यम से। बताइएगा किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? या प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में। और बताइएगा कौन सा जो है कौन सा माध्यम जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? वह बैटरी कर देता है। बैटरी जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। बताइएगा पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? या भ्रूण खाद्य संग्रहण तथा आवरण के निर्मित होते हैं। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण खाद्य संग्रह एवं आवरण के निर्मित होते हैं। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो है पादप के किस कोशिका में होता है? या क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? या क्लोरोप्लास्ट में होता है। बताइए यदि हम केचुए और जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वो क्यों मर जाते हैं? या प्रासरण प्रघात के कारण मर जाते हैं। यदि हम केचुए और जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? प्रासरण प्रघात के कारण मर जाते हैं। और बताइएगा किसान मित्र किसको कहा गया? केचुआ को कहा गया। और धरती की आंख किसको कहा गया? केचुआ को ही कहा गया। और बताइए केचुओं में आंख होती है? नहीं होती है। केचुओं में आंख नहीं होती है। बताइएगा कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? या सोडियम हो जाएगा। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? या सोडियम हो जाएगा। बताइएगा वर्मिंग कंपोस्ट क्या होता है? कार्बनिक जैव उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्मिंग कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक हो जाएगा वर्मिंग कंपोस्ट। बताइएगा किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा गया है? या आंवला को कहा गया है। किस पौधे को भारतीय औषधीय चिकित्सक कहा गया है? या आंवला को कहा गया। और विटामिन सी की प्रचुरता किसमें होती है? आंवला में ही होती है। बताइएगा अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्प से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पुष्प से प्राप्त किया जाता है। और बताइएगा पुष्प जो है पादप के जीवन काल का क्या है? अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण अंग है। अगली संतति को प्राप्त करने के लिए जो होता है ना पादप के लिए पुष्प महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। बताइएगा पुष्प के जीवन काल में पुष्प का प्रारंभिक दौर में कौन सुरक्षा करता है? पुष्प का कौन सा भाग? बाह्य दल पुंज करता है। कौन करता है? बाह्य दल पुंज पुष्प की सुरक्षा करता है। प्रारंभिक काल में कौन सुरक्षा करता है पुष्प की? बाह्य दल पुंज हो जाएगा। बताइएगा कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? या बीज से प्राप्त होता है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। और कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चिकमंगलूर कर्नाटक। कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चिकमंगलूर कर्नाटक हो जाएगा। बताइएगा रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पे पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पे पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। और बताइएगा रेशम कीट जो है अपने जीवन चक्र के किस अवस्था में जो है रेशम देता है? या प्यूपा अवस्था में देता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और तब पूर्ण विकसित हो जाता है। और फिर इसी को दोहरा लेता है इस चक्रण को। बताइएगा भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा जीवाणु हो जाएगा? या थायोबेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस हो जाएगा। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा हो जाएगा? थायोबेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस हो जाएगा। बताइए जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? या हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। बताइएगा किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? या टेरिडोफाइट्स में। किस समूह के पौधे में जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? या टेरिडोफाइट्स में होता है। बताइए वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। बताइएगा अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं?
या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोभिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बताए बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल जड़ कहा जाता है, या अपस्थानिक जड़ भी कह सकते हैं आप इसको। यह अपस्थानिक, बरगद की शाखाओं का जो जड़ होता है ना, उसको अपस्थानिक जड़ की श्रेणी में रखा गया है। बताइएगा परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? या चूसकांग के माध्यम से करते हैं। परजीवी चूसक, परजीवी पौधे अपने पोषक जो है वह किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? या चूसकांग के माध्यम से करते हैं। और अमरबेल जो होता है यह परजीवी पौधा हो जाएगा। अमरबेल क्या हो जाएगा? परजीवी पौधा हो जाएगा। बताइए किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? यह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। बताइए नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में हो जाती है। नागफनी की में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटे में हो जाती है। और नागफनी के पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? वह पत्तियों में ही होता है। यही तने का भी स्वरूप है, पत्तियों का भी स्वरूप हो जाएगा वही। और इसी में कांटे नागफनी की पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। बताइएगा गेहूं धान जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? या रेशेदार जड़ या तंतुमय जड़ कहिए। रेशेदार जड़ या तंतुमय जड़ किसमें पाई जाती है? गेहूं धान एवं जौ में पाई जाती है। बताइएगा सरसों में कौन सी जड़ पाई जाती है? सरसों का जब जड़ होता है या मूसला जड़ हो जाएगा। सरसों का जड़ किस जड़ का स्वरूप हो जाएगा? मूसला जड़ का स्वरूप हो जाएगा। और गेहूं धान जौ किसका हो जाएगा? रेशेदार जड़ का हो जाएगा। और बरगद का पेड़ का जड़ जो बरगद का जड़ किसका हो जाएगा? अपस्थानिक जड़ का स्वरूप हो जाएगा। किस जड़ का स्वरूप हो जाएगा? अपस्थानिक जड़ का स्वरूप हो जाएगा। बताइएगा रेशेदार जड़ तंत्र जो है वह किन पौधों में पाया जाता है? एक बीजीय पत्रों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक बीजीय पत्री पौधों में रेशेदार जड़ पाई जाती है। बताइएगा कौन सा अमरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? यह एकेसिया हो जाएगा। कौन सा अमरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया हो जाएगा। बताइएगा पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बाह्यदलपुंज और दलपुंज को कहा जाता है। बाह्यदलपुंज और दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहा जाता है। बताइएगा लहसुन एवं प्याज का प्रयोग योग्य भाग कौन सा होता है? या सलकंद हो जाएगा। लहसुन एवं प्याज का प्रयोग योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? सलकंद हो जाएगा। हल्दी अदरक का परकंद हो जाएगा। हल्दी अदरक का क्या हो जाएगा? परकंद हो जाएगा। और आलू का कंद, तना ही होता है उसका कंद प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या निष्कासित नहीं होता है? ऑक्सीजन निष्कासित नहीं होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। बताइए प्याज किसका परिवर्धित रूप है? या तने का परिवर्धित रूप हो जाएगा। प्याज किसका परिवर्धित रूप हो जाएगा? तने का परिवर्धित रूप हो जाएगा। और प्याज का प्रयोग योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? सलकंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलकंद हो जाएगा। बताइएगा प्याज काटते समय हमें आंसू क्यों आ जाते हैं? सल्फर की उपस्थिति का, सल्फर की उपस्थिति कारण है ना, आंखों से आंसू होने लगते हैं। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल किस प्रकाश में होती है? या दृश्य प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस में होती है? दृश्य प्रकाश में। सर्वाधिक कहेगा तो लाल प्रकाश में हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का ही हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? या बोगज कोई अभिलेख में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? बोगज कोई अभिलेख में ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना प्राप्त होती है। बताइएगा उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अगर अंग एवं मध्य को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता है? अंग एवं मगध को माना जाता है। और मगध राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगिरी या गिरिव्रज हो जाएगी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिव्रज। और अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा हो जाएगी। अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। और बताइएगा अंग अभी वर्तमान में किस क्षेत्र के स्वरूप में है? मुंगेर एवं भागलपुर हो जाएगा। अंग जो प्राचीन काल का जो राज्य था वह अभी वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र हो जाएगा। बताइएगा गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? या ऋग्वेद काल में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में हुआ था। बताइएगा ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इनमें किसका उल्लेख है? गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इनको किसके नाम से जाना जाता है? गोत्र मंडल को। दूसरे से 7वें मंडल तक जो प्राचीन सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं उसको गोत्र मंडल कहा गया। बताइएगा ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था?
यह बलि एवं कर्म कांड में हो जाएगा। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्म कांड में हो जाएगा। और बलि का उल्लेख कौन से वेद में है? यजुर्वेद में उल्लेखित है। बलि का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में उल्लेखित है। बताएगा प्रसिद्ध दसराग युद्ध जो था वह किस नदी के तट पे लड़ा गया था? यह परुष्णी नदी यानी रावी, अभी रावी नदी है, परुष्णी का रावी हो जाएगा, परुष्णी। प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। बताएगा दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के केवें मंडल में है? या 7वें मंडल में हो जाएगा। दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में हो जाएगा। और तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र हो जाएंगे। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र हो जाएंगे। बताएगा आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि हो जाएगा। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि हो जाएगा। बताइएगा अभी हाल फिलहाल में किस राज्य के द्वारा पशुपालन को कृषि की श्रेणी में जोड़ा गया है? या महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जोड़ा गया। हाल फिलहाल में किस राज्य के द्वारा पशुपालन को कृषि की श्रेणी में जोड़ा गया है? या महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जोड़ा गया। सही जवाब हो जाएगा। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। बताइएगा ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जो है कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता था। किस फसल के लिए? यह जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? यह जौ के लिए किया जाता था। बताएगा आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? या अथर्ववेद में मिलता है। उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद ऋग्वेद का। लेकिन आयुर्वेद जो है अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? या अथर्ववेद में मिलता है। बताइएगा अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया है? 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया है? 2 पुत्रियां कहा गया। और बताइएगा पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति का जो है प्रभाव किस पे रहता था? किस व्यक्ति पे रहता था? राजा पे रहता था। किस पे रहता था? राजा पे सभा और समिति का पूर्व वैदिक काल में प्रभाव रहता था। इसकी बात को ज्यादा मानते थे। और बताइएगा वैदिक काल में पुत्री को किस शब्द के नाम से जाना जाता था? या दुहिता के नाम से जाना जाता। वैदिक काल में पुत्री को किस शब्द के नाम से जाना जाता था? दुहिता हो जाएगा। और आजीवन तक वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिला को या कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। बताइएगा ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? या इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। बताइएगा पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? या इंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता या इंद्र हो जाएंगे। बताइएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? या विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। बताइएगा सत्यमेव जयते जो है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। और बताइएगा गुप्त राजवंश या गुप्त वंश का जो उल्लेख है किस पुराण में उल्लेखित है? यह वायु पुराण में उल्लेखित है। गुप्त राजवंश या गुप्त शासन जो था, गुप्तों का जो शासन था, वह किस पुराण में उल्लेखित है? वायु पुराण में उल्लेखित है। बताइएगा ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? या ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। बताइएगा जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? या उपाध्याय कहलाते थे। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे अध्यापक। बताइएगा राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? यह ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। बताइएगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी नदी थी? या सिंधु नदी हो जाएगी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। बताइएगा सरस्वती नदी प्राचीन काल में सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। और इस नदी ये वर्तमान में कौन सी नदी है? या घग्गर हो जाएगी। कौन हो जाएगी? घग्गर नदी। सरस्वती नदी का अभी आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? घग्गर नदी हो जाएगा। हाँ घग्गर है सरस्वती का अभी बार आधुनिक नाम। बताइएगा वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा ग्रंथ था? यह शुल्ब सूत्र हो जाएगा। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? यह शुल्ब सूत्र हो जाएगा। बताइएगा चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? या चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? या चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। और बताइए चरक किन के दरबार में रहते थे? या कनिष्क के दरबार में रहते थे। और पतंजलि किन के दरबार में रहते थे? पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि किन के दरबार में रहते थे? पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित एक और अच्छे यानी महापुरुष हो जाएंगे धन्वंतरी। या किन के राज दरबार में रहते थे? या चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। धन्वंतरी किन के राज दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। बताइएगा अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहां से लिया गया है?
अस्तो माँ सदगम्य वाक्यांश, यह वृद्धारण्यक उपनिषद से लिया गया। अस्तो माँ सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? वृद्धारण्यक उपनिषद से लिया गया। बताइएगा याज्ञवल्लभ एवं गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यह वृद्धारण्यक उपनिषद से ही मिलता है। याज्ञवल्लभ गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वृद्धारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। बताइएगा वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन सी जातियां आती थी? ब्राह्मण, वैश्य एवं क्षत्रिय हो जाएंगे। द्विज वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य हो जाएंगे। और वर्णों को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों में निर्मित बांटा गया था। बताइएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी जो सरस्वती नदी है, इसको क्या कहा गया है? किसकी संज्ञा दिया गया है? या नदियों की माता या नदीतमा की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया और उसको नदियों की क्या कहा गया है? माता या नदी तमा कहा गया। क्या कहा गया? नदी तमा कहा गया। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो थी, इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता था? कौन सी? या डुरंड रेखा कहा जाता है। अभी वर्तमान में किन 2 देशों के मध्य? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा हो जाएगी। और बताइएगा मैकमोहन सीमा रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य? भारत और चीन के मध्य हो जाएगा मैकमोहन रेखा। बताइएगा क्रीमिया युद्ध में सैनिकों की सहायता के लिए एक प्राचीन महिला थी जिनको लेडी विद द लैंप की उपमा दी गई है। लेडी विद द लैंप की उपमा किसको दी गई है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दी गई है। फिर क्रीमिया युद्ध में सैनिकों की सहायता जो किए थे ना, लैंप मतलब जला के, इसीलिए इनको क्या किसकी उपमा दी गई? लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इसकी उपमा दी गई थी। और रिपन ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कौन सी संज्ञा दी थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? रिपन को, सॉरी हाँ, रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। और किस महापुरुष के द्वारा यह कहा गया था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह डफरिन के दिमाग की उपज है? यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ये कहा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बताइएगा पहला कारखाना अधिनियम 1861 में आया था। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? 1891 में आया था। कब आया था? 81 में पहला, हाँ सॉरी, पहला 1881 में आया था, दूसरा 1891 में कारखाना अधिनियम आया था। और पहला कारखाना अधिनियम जो आया था इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 9 घंटे कार्य निर्धारित कर दिया गया था। और चाय, नील और जूट की व्यापार पर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चाय, नील और जूट। बताइएगा भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस वायसराय का है? यह एल्गिन द्वितीय का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्गिन द्वितीय का यह वाक्य था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। बताइएगा हाँ, अकाल आयोग का शायद 1880 में अकाल आयोग का गठन हुआ था। स्टेट जी इसके अध्यक्ष थे। बताइएगा भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम जो है वह कब पारित किया गया था? यह 1899 में पारित किया गया। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1899 में पारित किया गया था। बताइएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह कब पास हुआ था? 1904 में पास हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? 1904 में प्राप्त हुआ था। बताइएगा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? 1861 में आया था। कब आया था? 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था। बताइएगा कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था, जिसके द्वारा सहकारी समितियां की स्थापना करके किनको ऋण दिया जाता था?
या किसानों को ऋण दिया जाता था? किसको ऋण दिया जाता था? सहकारी उधार समिति अधिनियम के तहत किसानों को कृषि के लिए उचित ब्याज पर कर्ज दिया जाने की व्यवस्था थी। और किस वायसराय के कार्यकाल में कृषि बैंक भी खुलवाए गए थे? या कर्जन के कार्यकाल में ही? और बताइएगा, कर्जन के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? बंगाल विभाजन हुई थी। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। 7 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ हो गया था, या विद्रोह जो हो जाएगा, विरोध प्रारंभ हो गया था। और बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और विद्रोह यानी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 को आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बताइएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पूसा में कृषि अनुसंधान खोला गया था। कब खोला गया था? यह 1905 में ही खोला गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पूसा में कृषि अनुसंधान कब खोला गया था? 1905 में ही खोला गया था। बताइएगा, कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग कौन सा विभाग था? यह गुप्तचर विभाग हो जाएगा। कर्जन के समय में पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग कौन सा स्थापना था? यह गुप्तचर विभाग हो जाएगा। कौन सा विभाग था? गुप्तचर विभाग। बताइएगा, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? या कर्जन के कार्यकाल में हुआ था? किसके कार्यकाल में हुआ था? कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बताइएगा, बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, इसके तहत बंगाल के 2 भाग किए गए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल के गवर्नर कौन थे? ब्लूमफील्ड फुलर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ब्लूमफील्ड फुलर जो हो जाएंगे, वो पूर्वी बंगाल के गवर्नर निर्मित हुए थे। जबकि पश्चिमी बंगाल के गवर्नर कौन निर्मित हुए थे? एंड्रू फ्रेजर हुए थे। कौन हुए थे? एंड्रू फ्रेजर पश्चिमी बंगाल के हो जाएंगे। और पूर्वी बंगाल के कौन थे? ब्लूमफील्ड फुलर हो जाएंगे। बताइएगा, आगा खां एवं समीउल्लाह के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? या मिंटो द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिंटो द्वितीय 1906 में भारत के वायसराय थे। बताइएगा, लॉर्ड मिंटो 5 तक हो रहा था कर्जन। बताइएगा, किस वायसराय के कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आए थे? किस वायसराय के कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आए थे? और ये इसका आयोजन दिल्ली में भव्य दरबार के तौर पे किया गया था। कब किया गया था? 1911, 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था। या किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया था? या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया था? किसके कार्यकाल में किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया था। बताइएगा, हार्डिंग पर जो बम था, दिल्ली में असेंबली में बम फेंका गया था, वो कब फेंका गया था? यह 1912 में फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था। और यह किस नाम से प्रख्यात हुआ था? हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें 13 अभियुक्त बनाए गए थे। इसमें जो है गिरफ्तार व्यक्तियों में कौन व्यक्ति जो थे सरकारी गवाह बन गए थे? यह दीनानाथ हो जाएंगे। इन 13 गिरफ्तार व्यक्तियों में से कौन सरकारी गवाह बन गए थे? दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। जबकि रास बिहारी बोस जो मुख्य अभियुक्त थे, वह कहाँ भाग गए थे? या रास बिहारी बोस या जापान भाग गए थे। कहां भाग गए थे? जापान भाग गए थे। बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो था वह कब प्रारंभ हो गया था? 1914 में प्रारंभ हुआ था। और कब समाप्त हुआ था? 1918 में समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? या हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। बताइएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति 1916 में किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही नियुक्त किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति 1916 में किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही नियुक्त किया गया था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में ही किया गया था। 1916 में इसका निर्माण किया गया था। बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है ना 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। 1791 में संस्कृत विद्यालय। और जबकि विश्वविद्यालय कब निर्मित हुआ है? 1916 में निर्मित हुआ है।
तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का ही ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ऊटी पर्वतीय नगर जो है वह किस राज्य में उपस्थित है? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। ऊटी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। और मसूरी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। मसूरी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नैनीताल कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। और मुक्तेश्वर कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइएगा कुन्नूर पर्वतीय शहर जो है यह कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। कुन्नूर पर्वतीय नगर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा पहलगाम पर्वतीय नगर कहाँ हो जाएगा? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब से दे दिया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को। और तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। बताइएगा मिरिक पर्वतीय नगर जो है वह किस राज्य में स्थित है? मिरिक या पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। मिरिक पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? या पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइए भुवाली पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? भुवाली या उत्तराखंड में हो जाएगा। भुवाली कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए कुल्लू मनाली कहाँ हो जाएगा? या हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कुल्लू मनाली कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए नंदी हिल्स किस राज्य में पर्वतीय नगर है? या कर्नाटक में हो जाएगा। नंदी हिल्स कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। रानीखेत किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में। और रानीखेत नामक बीमारी जो है किसमें हो जाती है? मुर्गियों में फैल जाती है रानीखेत नामक बीमारी। बताइएगा माउंट आबू जो है वो किस राज्य में उपलब्ध पर्वतीय नगर है? यह अब राजस्थान में हो जाएगा। माउंट आबू किस पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और माउंट आबू पर उपलब्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विमल शाह के द्वारा कराया गया था। माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके शासक के द्वारा बनाया गया था? विमल शाह के द्वारा निर्मित कराया गया था। बताइएगा पंचगनी पर्वतीय नगर किस राज्य में है? पंचगनी महाराष्ट्र में हो जाएगा। और पंचगढ़ी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। मढ़ी मध्य प्रदेश, गनी महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा सपूतारा पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? या गुजरात में हो जाएगा। सपूतारा पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। बताइए केमानगुंडी पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? केमानगुंडी या कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। केमानगुंडी पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। बताइए लोनावाला पर्वतीय नगर महाराष्ट्र में हो जाएगा। लोनावाला पर्वतीय नगर किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और खंडाला कहाँ हो जाएगा? यह भी महाराष्ट्र में हो जाएगा। लोनावाला एवं खंडाला दोनों कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा ईश्वर का निवास स्थान की उपमा किस नगर को दी गई है? या प्रयागराज को दी गई है। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को दिया गया है? प्रयागराज को दिया गया, यानी इलाहाबाद को दिया गया है। बताइएगा 5 नदियों की भूमि किसको कहा गया है? पंजाब को कहा गया। 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया? पंजाब को कहा गया। पता है 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया? मुंबई को कहा गया। और मुंबई शहर जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। पता है बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? पानीपत को कहा गया। बुनकरों का शहर किसको कहा गया? पानीपत को कहा गया बुनकरों का शहर। बताइए अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा गया? बंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा गया। बताइए डायमंड हार्बर की उपमा किस शहर को दी गई है? कोलकाता को दी गई है। डायमंड हार्बर की उपमा किसको दी गई है? कोलकाता को दी गई है। और कलकत्ता में उपलब्ध जो आपका सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दिया। कलकत्ता में सबसे बड़ा जो स्टेडियम हो जाएगा कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? बताइएगा। आधा ही था। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भूकंप का पता लगाने का वाला उपकरण कौन सा उपकरण हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश के लिए खादानों में उपयोग होने वाला उपकरण क्या है? कौन सा उपकरण होता है? सेफ्टी लैंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेफ्टी लैंप हो जाएगा। और सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। और सोडियम पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी के द्वारा ही की गई थी। बताएगा नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड किए थे नाइट्रोजन की खोज, रदरफोर्ड। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। बताएगा किसी ऊंचाई को नापने के काम आने वाला उपकरण कौन सा होता है? किसी मीनार की ऊंचाई या सेक्सटेंट हो जाएगा। किसी ऊंचाई को यानी मीनार इत्यादि की ऊंचाई को मापने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? सेक्सटेंट हो जाएगा। बताइएगा एक गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा उपकरण होता है? स्फेरोमीटर हो जाएगा। गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? स्फेरोमीटर हो जाएगा। बताइएगा द्रवों की संयंत्रता ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? विस्कोमीटर हो जाएगा। द्रवों की संयंत्रता ज्ञात करने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? विस्कोमीटर होता है। और
किसी भी द्रव की श्यानता का मात्रा क्या हो जाएगा, पॉइज या पॉइजली होता है। क्या हो जाता है, पॉइज या पॉइजली। और गर्म करने पर किसी भी तरल की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। गर्म करने पर किसी भी तरल की श्यानता क्या होती है, घट जाती है। और सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है, शहद की होती है। किसकी होती है, शहद की श्यानता सर्वाधिक होती है। बताइएगा, तेल को जल को गिराने पर छींटे पड़ती है, लेकिन तेल को गिराने पर छींटे क्यों नहीं पड़ती है, अंतराण्विक बल जो होता है वो मजबूत होता है। अंतराण्विक बल क्या होता है, तेल के जल की अपेक्षा तेल का मजबूत होता है, जिसके कारण छींटे, तेल की छींटे नहीं पड़ती है। बताइएगा, टेली प्रिंटर जो है वह क्या चीज प्राप्त करने का उपकरण हो जाएगा, समाचार प्राप्त करने वाले स्वतः टाइप होने वाला उपकरण हो जाएगा। टेली प्रिंटर क्या हो जाएगा, समाचार प्राप्त करने के लिए स्वतः टाइप होने वाला समाचार टाइप हो जाएगा। बताइएगा, किस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, या टेलीस्कोप उपकरण की माध्यम से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। बताइएगा, किस उपकरण के प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है, या थर्मोस्टेट के माध्यम से किस उपकरण के माध्यम से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है, या थर्मोस्टेट के माध्यम से। बताइएगा, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण कौन सा उपकरण हो जाएगा, एक्टियोमीटर हो जाएगा। सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारित करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा, एक्टियोमीटर हो जाएगा। बताइए, परमाणु की खोज किसने की थी, यह जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी, यह नील्स बोर एवं रदरफोर्ड हो जाएगा। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी, नील्स बोर एवं रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। और नील्स बोर क्या कहते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा रिपल्सन करेगा, और अपोजिट इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। बताइएगा, रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी, हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी। रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की थी, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। और रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। और बताइएगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और बताइएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। और अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, रमन प्रभाव के लिए मिला था उनका। बताएगा, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मेंडलीव के द्वारा की गई थी। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मेंडलीव। डॉबराइनर ने त्रिक नियम कब दिया था, 1817 में दिया था। डॉबराइनर ने त्रिक नियम कब दिया था, 1867 में, 1817 में दिया था। 1817 में डॉबराइनर ने त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था, 65 में दिया था। 1865 में न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। और न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम हो जाएगा। और थोरियम का भंडारण भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, केरल राज्य में हो जाएगा। और बताइएगा, मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज कब की थी, 1869 में की थी। कब की थी, 1869। और मोसले ने आवर्त सारणी की खोज कब की थी, 1913 में की थी। कब की थी, 1913 में। बताइएगा, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। बताइएगा, डायोड बल्ब की खोज किसने की थी, यह फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग के द्वारा डायोड बल्ब की खोज 1904 में की गई थी। और ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी, लीडी फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की थी, लीडी फॉरेस्ट। एवं डायोड बल्ब की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। बताइएगा, एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है, 1850 मीटर होता है। कितना होता है, 1850 मीटर एक नॉटिकल मील बराबर होता है। बताइएगा, एक फैदम बराबर कितना मीटर होता है, 1.8 मीटर होता है। एक फैदम बराबर कितना मीटर होता है, 1.8 मीटर। एक फैदम बराबर कितना मीटर होता है, 1.8 मीटर होता है। बताइएगा, गति विषयक नियम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गति विषयक नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और 1687 इनकी पुस्तक जो थी प्रिंसिपिया में ही दिए थे, ये गति का नियम दिए थे। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और बताइएगा, WTO की वर्तमान में महानिदेशक कौन है, नोगोंजी ओगोंजो इवेला हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, नोगोंजी ओगोंजो इवेला हो जाएंगी। और यह किस देश की है, नोगोंजी ओगोंजो इवेला, या नाइजीरिया की हो जाएंगी। नोगोंजी ओगोंजो इवेला जो WTO की महानिदेशक है वो किस देश की है, नाइजीरिया की हो जाएंगी। बताइएगा, और यह पहली महिला निर्मित हुई है और पहली अफ्रीकी हो जाएंगी। नोगोंजी ओगोंजो इवेला जो WTO की महानिदेशक निर्मित हुई है, यह पहली महिला भी हो जाएंगी और पहली अफ्रीकी भी हो जाएंगी। बताइएगा,
वर्तमान में WTO के 166 सदस्य देश हैं, इसमें 166वां देश कौन सा है? तिमोर लिस्ते हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तिमोर लिस्ते 166वां देश हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। 1998 में जो है ना सुपर सिक्स के नाम से इनर सिक्स के कहा जाता था। ये 1958 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन उस समय इसको क्या कहा जाता था? इनर सिक्स कहा जाता था। और यूरोपीय यूनियन नाम कब से दिया गया? 1993 से दिया गया। बताइएगा प्रारंभ में यूरोपीय यूनियन में, हाँ पूछ देगा, डिटेल में जानकारी रखिएगा, ठीक रहेगा। बताइएगा यूरोपीय यूनियन से जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है वो कब अलग हो गया था? यह जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम जो है ईयू संस्था से बाहर हो गया था। बताइएगा अभी वर्तमान में संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो का चलन है। संचालन का नियंत्रण रखने के लिए फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1998 में की गई थी। यूरो मुद्रा के प्रचलन के लिए संस्थापन यानी इसके रख रखाव के नियंत्रण के लिए, संचालन के नियंत्रण के लिए फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1998 में की गई थी। बताइएगा यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लग्जमबर्ग हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। और यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लग्जमबर्ग हो जाएगा। बताइएगा द यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह भी लग्जमबर्ग में हो जाएगा। द यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लग्जमबर्ग में हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? या जेनेवा में हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में जो है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा हो गया है? या बुल्गारिया हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अभी वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा देश हो जाएगा? बुल्गारिया हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ईसा की, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, यह 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। बताइएगा यूरोपीय यूनियन के वर्तमान में जो है महानिदेशक या प्रमुख कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय यूनियन की अभी महानिदेशक प्रमुख हो जाएंगी। बताइएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? या 20 सदस्य देश हो जाएंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 20 सदस्य देश हो जाएंगे। और बताइएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बताइएगा नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का संपूर्ण रूप हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। बताइएगा जिस समय नाटो की स्थापना हुई थी उस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 12 हो जाएगी। और वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 32 सदस्य देश हैं। और 31वां सदस्य देश कौन सा है? फिनलैंड हो जाएगा। जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और वर्तमान में अभी कितने सदस्य देश हैं? 32 सदस्य देश हैं। 31वां सदस्य देश कौन सा है? फिनलैंड हो जाएगा। और 32वां सदस्य देश स्वीडन हो जाएगा। और स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। बताइएगा नाटो के 4 अंग है। 4 अंग कौन कौन से हैं? परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद एवं सैनिक समिति हो जाए। नाटो के 4 अंग कौन कौन से हैं? परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद एवं सेना समिति हो जाएगी। बताइएगा एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? स्थापना के समय एडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 31 सदस्य देश हो जाएंगे। और इसका मुख्यालय एडीबी का कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस मनीला में एडीबी का मुख्यालय हो जाएगा। और वर्तमान में एडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 69 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 69 हो जाएगी। बताइएगा आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय हो जाएगा। आसियान का प्रमुख वाक्य हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया आप लोगों के मध्य। अब आगे की कड़ी में स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे का जो सामान्य अध्ययन था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा आयुष्मान भारत योजना जो है वह किससे संबंधित है? या स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य संबंधित। और आयुष्मान भारत योजना कब आई थी? 2018 में आई थी। कब आई थी? 2018 में आई थी। बताइएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी?
या 13 फरवरी 2016 को आई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? 13 फरवरी 2016 को आई थी। बताइएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका प्रसिद्ध वाक्य है? बाल गंगाधर तिलक का, बीजी तिलक साहब का हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका प्रसिद्ध वाक्य है? बाल गंगाधर तिलक अर्थात बीजी तिलक का हो जाएगा। बताइए, मनरेगा कब आया था? 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा कब आया था? 2 फरवरी 2006 को मनरेगा आया था। और इसके तहत कितने दिनों का रोजगार मिलता था? 100 दिनों का रोजगार मिलता था। और अभी वर्तमान में इसी का नाम परिवर्तित करके बीबीजी रामजी परियोजना कर दिया गया। बीबीजी रामजी परियोजना कर दिया गया। और कब से कर दिया गया? दिसंबर 2025 से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है मनरेगा का। बताएगा, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। और अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। बताइएगा, लाल बाल पाल जो थे, इनमें पाल जो है वो किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? या बंगाल से हो जाएंगे। लाल बाल पाल जो गरम दल के 3 नेता थे, इनमें पाल किन राज्य से हो जाएंगे? बंगाल से हो जाएंगे। और लाल किस राज्य से हो जाएंगे? पंजाब से हो जाएंगे। और बाल किस राज्य से हो जाएंगे? महाराष्ट्र से हो जाएंगे। पंजाब, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल। लाल बाल पाल। बताइएगा, विटामिन ए जो है वह किस मानव अंग के लिए लाभकारी होता है या आंखों के लिए लाभकारी होता है? विटामिन ए जो होता है वह मानव शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी होता है? आंख के लिए लाभकारी होता है। और आंखों में ऑक्सीजन का परिसंचरण रक्त के माध्यम से होता है? नहीं होता है। आंखों में रक्त का ऑक्सीजन का परिसंचरण रक्त के माध्यम से नहीं होता है। और बताइएगा, मायोपिया किस दृष्टि दोष को कहा गया? निकट दृष्टि दोष को कहा गया। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित हो जाता है? आगे निर्मित हो जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ निर्मित होता है? यह पीछे की ओर निर्मित होता है। रेटिना अर्थात दृष्टि पटल के पीछे निर्मित होता है प्रतिबिंब। बताइएगा, डीपीटी का टीका किन बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, परटूसिया एवं टिटनस के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया, परटूसिया एवं टिटनस के लिए लगाया जाता है। और धनुष टंका रोग किसको कहा गया है? हिंदी नाम टिटनस को ही गया है। और लॉक जॉग रोग भी इसको कहा गया है। कौन सा रोग कहा गया? लॉक जॉग रोग। और बताइएगा, डिप्थीरिया, परटूसिया और टिटनस जो है वह किसके कारण होते हैं? या जीवाणुओं के कारण होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, किसके लिए कारण होते हैं? जीवाणुओं के कारण डिप्थीरिया, परटूसिया एवं टिटनस होते हैं। बताइएगा, दक्षिण गंगोत्री भारतीय मैत्री अनुसंधान जो है वह कहाँ स्थित है? या अंटार्कटिका में उपलब्ध हो जाएंगे। दक्षिण गंगोत्री भारतीय मैत्री अनुसंधान कहाँ हो जाएंगे? अंटार्कटिका में हो जाएंगे। बताएगा, घेघा रोग जो है वह किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। और वृद्धि जो रुक जाता है वह किसकी कमी से रुक जाता है? आयोडीन की कमी से वृद्धि रुक जाती है। मंदबुद्धिता। बताइएगा, मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राजा कुलशेखरन पांड्यन के द्वारा कराया गया था। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा कुलशेखरन पांड्यन के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। पहले जीवों को बचाया, वन को बाद में बचाया। 1972 में वन जीवन संरक्षण आया था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। और जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में जल संरक्षण अधिनियम आया था। बताइएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में ही आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। बताइएगा, चित्रकला का स्वर्णिम काल किस मुगल शासक के कार्यकाल? जहांगीर के कार्यकाल को कहा जाता है। और बताइएगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक? अकबर के शासन काल को कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस? या शाहजहां के कार्यकाल को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, दल बदल कानून के द्वारा दल बदल कानून के बारे में किस अनुसूची में उल्लेख इसका क्या है? 10वीं अनुसूची में। और दल बदल कानून कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 1985 के तहत दल बदल कानून लाया गया था, जिसको 10वीं अनुसूची में डाला गया था। बताइएगा, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? म्यूरिएटिक अम्ल का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बताएगा, तेलंगाना जो 2 जून 2014 को राज्य निर्मित हुआ था, यह भारत का कैवा राज्य निर्मित हुआ था? या 29वां राज्य निर्मित हुआ था? कौन सा कैवा राज्य निर्मित हुआ था? 29वां राज्य निर्मित हुआ था। और वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाए? 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। बताइएगा, धातु के जो कार्बोनेट हैं, धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या देते हैं? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या मुक्त करते हैं? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करते हैं। बताइएगा,
कौन सी धातु जो है, कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है? अल्युमिनियम करेगी। और उभयधर्मी ऑक्साइड प्रवृत्ति किस किस की होती है? अल्युमिनियम और जिंक की, पीबी हो जाएगा शीशा। अल्युमिनियम, जिंक और पीबी की जो प्रकृति होती है यह उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति होती है। बताइएगा सक्रियता श्रेणी में सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? या पोटेशियम हो जाएगी। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु या सोना हो जाएगी। सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? पोटेशियम। और सबसे कम कौन सी हो जाएगी? सोना हो जाएगी। और बताइएगा आघातवर्धिता गुण जो होता है वह किसका सर्वाधिक होता है? या सोने का हो जाता है। और तन्यता गुण सर्वाधिक किसका होता है? यह भी सोना का ही होता है। बताइएगा मामल्लपुरम उत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है? या तमिलनाडु में मनाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। बताइएगा प्लासी का युद्ध कब लड़ाया गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। और ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 1756 में हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। बताइएगा तिलचट्टा जो है वह किसके माध्यम से शोषण करता है? या ट्रैकिया के माध्यम से करता है। और बताइएगा हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जंतु संघ सबसे बड़ा? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ मोलस्का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता जो थी वह कहां से चलाई जाती थी? या कलकत्ता से चलाई जाती थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय सत्ता कहां से चलाई जाती थी? कलकत्ता से चलाई जाती थी। और कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और दिल्ली भारत की राजधानी कब निर्मित हो गई थी? 1912 में निर्मित हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अकबर का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है? सिकंदरा आगरा में हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा आगरा में हो जाएगा। बताइएगा इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा गया है? 1973-74 को कहा गया। किसको कहा गया? 1973-74 को। इसमें सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा हुआ था। 550 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ था। यशवंत थे शायद मंत्री। बताइएगा छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में उंगलीनुमा संरचना उपलब्ध होती है। इसको क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में उंगलीनुमा संरचना उपलब्ध होती है। इसको क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। बताइएगा HGS जो है वह किस का अयस्क हो जाएगा? या पारा का हो जाएगा। HGS का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सिनेबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनेबार। यह किसका अयस्क हो जाएगा? मरकरी का अयस्क हो जाएगा। बताइएगा सल्फाइड के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? भर्जन हो जाएगा। सल्फाइड के ऑक्साइड प्राप्त करने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? भर्जन। और कार्बोनेट में से ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निस्तापन हो जाएगी। कार्बोनेट से ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निस्तापन। एवं सल्फाइड के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? भर्जन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताइए वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क अधिक ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको कौन सा प्रक्रिया कहा गया है? भर्जन कहा गया है। क्या कहा गया है? भर्जन कहा गया है। बताइए अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियां इनको क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। बताइएगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बता दीजिए तो CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO। बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह किसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट निर्मित करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्मित करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। बताइएगा वित्तीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 360 में हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन 356 में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात 352 में राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन किन के मध्य लड़ा गया था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था। पता है नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? स्टोटिंग हो जाएगा। नॉर्वे की संसद का क्या नाम हो जाएगा? स्टोटिंग हो जाएगा। और बताइएगा प्रथम परमाणु परीक्षण जो था भारत में कब हुआ था? 1974 में। और इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। क्या रखा गया था? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998। और इसका क्या नाम रखा गया था? शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति 98 इसका नामकरण किया गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन और दृष्टि पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
बताइएगा भारत के अभी लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर हो जाएंगे। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय माणिकराव खानविलकर हो जाएंगे। बताइएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रवनीत कौर हो जाएंगी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्या हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अंतर सिंह आर्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना हो जाएंगे। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अंतर सिंह आर्या हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 महिला आयोग की 92 में हुई थी। महिला वही मिस्टेक कर दिए थे। 92 में महिला आयोग, 93 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और ये क्यावें क्रम के हैं? 9वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब है राजीव भैया, 9वें क्रम के हो जाएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? या प्रियांक कानूनगे हो जाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रियांक कानूनगे हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। बताइएगा सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तुहिन कांत पांडे। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियमित हुई थी? माधवीपुरी बुच्च हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? माधवीपुरी बुच्च हो जाएंगी, जो पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। बताइएगा सीबीडीटी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रवि अग्रवाल हो जाएंगे। सीबीडीटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रवि अग्रवाल हो जाएंगे। बताइएगा बीआरओ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? यह रघु श्रीनिवासन हो जाएंगे। बीआरओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रघु श्रीनिवासन हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। अभी वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। और बताइएगा अभी वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन हो जाएंगे? भुवनेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भुवनेश कुमार। बताइएगा प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य कितने सदस्य होते हैं? 30 के 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में लोकसभा से होते हैं। और बताइएगा प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएंगे। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएंगे। बताइएगा लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। बताइएगा ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। ओएनजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हो जाएंगे। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और अभी वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। बताइएगा अभी वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हो जाएंगे। अभी वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हो जाएंगे। और बताइएगा यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन हो जाएगा। कितना इन्वेस्ट करने की घोषणा की है? $3 बिलियन हो जाएगा। बताइएगा किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? यह सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है? नितिन गडकरी के द्वारा की गई है। बताइए किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? यह असम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? असम के द्वारा गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? यह कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा की गई। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? यह कर्नाटक के द्वारा की गई। और किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? यह IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? IIT मद्रास के द्वारा किया गया। बताइएगा
हाल फिलहाल में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में हो जाएगा? इंडोनेशिया में हो जाएगा। हाल फिलहाल में अभी माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है, किस देश में हो जाएगा? इंडोनेशिया में हो जाएगा। और बताइएगा विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? मोना लोआ, माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। मोना लोआ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? मोना लोआ, जो हवाई द्वीप में उपलब्ध है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ओजस डेल सलाडो हो जाएगा, जो इक्वाडोर में स्थित है। ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा, जो इक्वाडोर में हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? या मध्य प्रदेश के द्वारा। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव। बताइएगा 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? या गुजरात में किया गया था। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में। और बताइएगा माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? यह भी गुजरात में किया गया था। 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन और माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में ही किया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 में? नई दिल्ली में किया गया था। बताइएगा किसने ऑनलाइन रेडियो के लिए विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। बताइएगा 2025 में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया था। 2025 में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? यह डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया था। बताइएगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला। और बंगलौर यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया। बताइएगा पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? यह विशाखापट्टनम में रखी है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? यह विशाखापट्टनम में रखी है। और बताइएगा 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया था? यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया था 2025 में? पीयूष गोयल के माध्यम से किया गया था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया था? पीयूष गोयल के द्वारा अजीमाबाद। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो अमित शाह। हाँ। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? या केरल राज्य में मनाया गया है। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? या केरल राज्य में मनाया गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो है वह किस ब्लॉक से संबंध रखता है? परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है यह किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में दीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है। इससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।